हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम 25 अगस्त 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रॉकेटरी फिल्म आई थी नंबी नारायण पे, उसको बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है। और आगे एक ओपिनियन है जिसको हम आगे स्टडी करेंगे, जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में है, जिसकी स्टडी आप ओपिनियन आगे ओपिनियन आएगा उसमें करेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि मैग्नस कार्लसन जो है चेस का वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और अपने पराग जो है वो रनर अप रहे हैं। इसमें पराग क्या रहे हैं, रनर अप। ठीक है, और अगली न्यूज देखते हैं। जो भी 15th मीटिंग चल रही है ब्रिक्स नेशंस की, वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने डिसएंगेजमेंट की बात की है। एलएसी बिल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे डिसएंगेजमेंट की बात की है। उसके बाद ही रिलेशन को नॉर्मलाइज किया जा सकता है। और इसके बारे में एक न्यूज ये है कि इसमें 6 न्यू मेंबर को ऐड कर दिया गया है। यानी अभी ब्रिक्स में कितने मेंबर हो गए हैं? टोटल 11 मेंबर हो गए हैं। पहले कितने थे? 5 मेंबर थे, 6 ऐड कर दिए गए हैं। और इन 6 मेंबर्स का अगर आप, मैं जैसे कल भी बताया था लेकिन आज दोबारा बता देता हूँ 6 मेंबर का नाम। सबसे पहले अर्जेंटीना, देन सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट and then Ethiopia. These are the 6 members which are added in the BRICS expansion. Okay. और अगली न्यूज ये है कि चंद्रयान का जो रोवर है उसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। उसने मून पे पहला अपना कदम रखा है। ये रोवर वहाँ पे 14 दिन के लिए काम करेगा और वहाँ पे मिनरल कंपोजिशन और वहाँ की जो सिस्मिक एक्टिविटी है उसकी स्टडी करेगा और नीचे उड़ता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको कल बताया था कि आरटीआई का जो पोर्टल है, आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल है, जो वहां से पुराना डाटा था, क्या था वो, मिसिंग था। ठीक है, और गवर्नमेंट ने आज कहा है कि उसका डाटा क्या कर लिया जाएगा, रिस्टोर कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 2023 इनेक्ट किया था। ठीक है, और इसके अंदर क्या बनाई गई थी, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया गया था, जिसमें 3 मेंबर होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। सबसे पहले उनके चेयरमैन होंगे सीएम यानी अरविंद केजरीवाल आगे सीएम उसके चेयरमैन होंगे। इसके अलावा 2 मेंबर और ऐड होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐड करेगी। एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है और एक होम सेक्रेटरी है। होम सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इनके द्वारा ही निर्णय को, मतलब जो ट्रांसफर होते हैं सिविल सर्वेंट जो दिल्ली यूटी में काम करते हैं, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड जो भी इशू हैं उनको इस पैनल के द्वारा या इस कमेटी के द्वारा आगे लिया जाएगा। इनकी जो मिनिस्टर हैं अतिशी, जो आप गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं फॉर दिस मैटर्स, उन्होंने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी ने रिफ्यूज कर दिया है टू फॉलो ऑर्डर्स, उनके ऑर्डर को फॉलो करने के रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक न्यूज ये है कि मतलब आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, टुडे इन अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी इज डिसाइडिंग हाउ दिस सिटी विल रन। यानी इलेक्टेड मेंबर की जगह अनइलेक्टेड यानी ब्यूरोक्रेसी क्या आ रही है, सिस्टम को चला रही है। आगे देखते हैं। एक ये कल न्यूज थी, बीजेपी इज यूजिंग ईडी टू डिफेम सुप्रेस गवर्नमेंट। जो छत्तीसगढ़ के सीएम है उनके ओएसडी और पॉलिटिकल एडवाइजर के ऊपर ईडी ने रेड की थी, उससे ही ये मुद्दा गरमाया हुआ है। तो आप इसके लिए एक मेंस का क्वेश्चन ये तैयार कर सकते हैं, सेंट्रल एजेंसीज रोल एंड चैलेंजेस। ये क्वेश्चन आप मेंस के लिए तैयार कर सकते हैं। ये काफी हॉट टॉपिक है
होगी बार इसके चांस हैं कि ये यूपीएससी मेंस में आ सकता है। आगे देखते हैं। ये न्यूज़ है कि राजस्थान विल बी मेड टीबी फ्री बाय 2025 विद सस्टेन्ड एफर्ट्स। टीबी का जो टारगेट है वो एसडीजी के अकॉर्डिंग कितना है, या यूएन ने उनका टारगेट कितना रखा है 2030, लेकिन भारत ने उसका टारगेट कितना रखा है 2025, और राजस्थान ने भी इसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का लक्ष्य किया है। आगे देखते हैं। अगली न्यूज है, वाटर रिलीज नॉर्म्स सेट फॉर नॉर्मल ईयर कैन नॉट बी फॉलोड ड्यूरिंग ए स्ट्रेस ईयर लाइक 2023। दरअसल दोस्तों ये मुद्दा ये है कि जैसे कर्नाटका से कावेरी रिवर जाती है तमिलनाडु में, ठीक है, और उसकी बात जैसे नॉर्मल से 5 या 10% जितनी भी है वो रेनफॉल कम हुई है। वैसे भी तमिलनाडु रेन शेडो एरिया में पड़ता है तो वहाँ पे रेनफॉल नहीं हुई है, ना के बराबर हुई है, लेकिन दूसरी ओर एरिया जो एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा स्विंग हुई है, क्रॉप स्विंग ज़्यादा हुई है, जिससे पानी की डिमांड क्या हुई है, इंक्रीज हो गई है। लेकिन कर्नाटक गवर्नमेंट का कहना है कि आप डिस्ट्रेस ईयर का हवाला देके पानी की ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकते। नॉर्मल ईयर कैन नॉट बी फॉलोड ड्यूरिंग ए डिस्ट्रेस ईयर। आप उसके लिए ज़्यादा पानी रिलीज होने की डिमांड नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये कहा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक सोशल इशू है हरियाणा से रिलेटेड। हरियाणा के जो स्टूडेंट हैं, यदि उनको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है तो उसके लिए तैयार कर सकते हैं, या एक स्टडी के रूप में यूज कर सकते हैं इनको। जो सोशल इश्यूज हैं या सोसाइटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें केस स्टडी के रूप में यूज कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक लड़का है संदीप वत्स और एक लड़की है अंजलि देशवाल। ये दोनों सेम विलेज से बिलोंग करते हैं बट कास्ट डिफरेंट, यानी इन दोनों की कास्ट अलग है। इन्होंने भाग के शादी कर ली, तो उसके बाद ये गुरुग्राम में एक फ्लैट में रहते थे। ठीक है, तो हुआ क्या कि 17 अगस्त को जो लड़की अंजलि है, इनके पेरेंट्स यानी माता पिता और इनका एक छोटा भाई है, उन्होंने इस लड़की की गला घोट के गला घोट के इसकी मृत्यु कर दी। और दुख की बात यह है कि उनके पिता ही थे जिन्होंने इसका गला घोटा था। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक चीज ये भी है इस इशू में, इस जो लड़का है इसका छोटा भाई अंजलि का, उसने कुछ दिन पहले ही अपने ही पड़ोसी के किसी रिश्तेदार की लड़की से भाग के शादी की थी। तभी भी ये इशू हुआ था, लेकिन तब अंजलि ने इसके ये आवाज उठाई थी और अपने भाई का सपोर्ट किया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका भाई आगे चल के उसकी मृत्यु का कारण हो गया है, उसकी मृत्यु में उसकी भागीदारी होगी। ठीक है दोस्तों, तो एक सोशल इशू है, आप इसको तैयार कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये एक इशू है दोस्तों फूड इन्फ्लेशन से रिलेटेड। फूड इन्फ्लेशन, जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है आरबीआई को मैंडेट दिया गया है 2 से लेकर 6% के बीच में सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑल इंडिया लेवल 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये कितने टच कर चुका है, फिलहाल कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है जो 11.5% टच कर चुका है। ठीक है, इसके कारण सीपीआई भी 7.11 के करीब था पिछले मंथ, जो कि इस लिमिट से बाहर है। इसको कर्व करने के लिए, यानी अब आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ टू टेम और कर्व फूड इन्फ्लेशन। और एक क्वेश्चन में भी आस्क अबाउट गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू कर्व फूड इन्फ्लेशन। आप इसके बारे में कुछ पॉइंट देख सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया कि 40% जैसा कि आप देख पा रहे हैं 40% एक्सपोर्ट लेवी लगा दिया है ऑनियन के एक्सपोर्ट पे। ठीक है, और ये दिसंबर 31 तक वैलिड रहेगा, इस साल तक। दिस मूव फॉलोज कर्व ऑन नॉन बासमती राइस शिपमेंट आउटसाइड। इससे पहले भारत ने क्या किया था, नॉन बासमती जो राइस है उसके ऊपर भी ऐसे ही कुछ प्रतिबंध लगाए थे जुलाई के अंदर, और स्टॉक लिमिट
लगा दी थी किस पे, पल्स पे और वेट पे, यानी आप इतना स्टोर कर सकते हैं, उसके ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट में रिलीज करना पड़ेगा ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे, यानी इन्फ्लेशन कम रहे, फूड इन्फ्लेशन। ठीक है। और ओनियन के बारे में जैसे एक न्यूज ये है कि ओनियन 60% कहाँ होता है, सिर्फ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन दो, यानी एक जियोग्राफिकल बैरियर ये हो सकता है। आप मेंस के क्वेश्चन में एक सब हेडिंग ये भी स्टार्ट लिख सकते हैं कि जियोग्राफिकल बैरियर, जिसमें आप लिख सकते हैं कि महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडियाज ओनियन सप्लाई। ठीक है दोस्तों। और लेकिन बारिश के कभी कम और ज्यादा होने के कारण इसकी सप्लाई पे क्या हो गया, नेगेटिव इफेक्ट आ गया है, जिसके कारण प्राइसेस क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये एक इश्यू है जो दोस्तों मैंने कहा था कि हम ओपिनियन में आगे बढ़ेंगे, तो आपको बताता हूँ कि ये क्या है। दरअसल दोस्तों मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर शुड बी अपॉइंटेड बाय ए पैनल और कमेटी विच इंक्लूड्स 3 मेंबर्स। 3 मेंबर कौन कौन? सबसे पहले सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो अभी कौन है, राहुल गांधी। ये 3 मेंबर होंगे कमेटी में जो सिलेक्ट करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को। लेकिन गवर्नमेंट ने भी एक बिल इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में, जिसके थ्रू सीजीआई को रिप्लेस कर दिया गया। सीजीआई की जगह अब क्या हो गए, पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड 1 कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। यानी एक तरीके से जो करंट गवर्नमेंट है उसका एक अधिकार हो गया इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में। तो इसमें असल ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो अभी सरकार ने नया बिल इंट्रोड्यूस किया है ये सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों, इसमें पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने पहले एक ओपिनियन ये है कि ट्राइंग टू मेक पपेट पोल बॉडी ए पपेट, यानी हम इसमें स्टडी करेंगे क्या गवर्नमेंट इस बिल के द्वारा जो पोल बॉडी यानी इलेक्शन कमीशन है उसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, पपेट बनाने की कोशिश कर रहा है या नहीं। इसमें जो ओपी रावत है, आपको बता देता हूँ, ओपी रावत के यहाँ पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, इनके विचार जानते हैं इस विषय के बारे में। इन्होंने कहा है कि इनेक्ट ए लॉ एज प्रोमिस्ड एज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि गवर्नमेंट ने इस बिल के द्वारा क्या किया है, लॉ इनेक्ट किया है, एक लॉ बनाया। आज तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का कोई भी लॉ नहीं था। इससे पहले हमेशा ही ऐसी गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को माना है और इसके लिए इन्होंने एक लॉ इनेक्ट किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सिर्फ यही कहा था कि अभी तक किसी लॉ की उपलब्धि यानी लॉ न होने के कारण ही गवर्नमेंट ने जो ये बनाया था, थ्री मेंबर पैनल बनाया था, ये इसीलिए बनाया था क्योंकि अभी तक कोई लॉ इसे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड नहीं था, तो गवर्नमेंट ने इसीलिए एक लॉ बनाया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओपी रावत सर हैं, इनका ये कहना है। ठीक है, ही थिंक डोंट थिंक दिस इज एन इशू इन दिस केस। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अब लॉ इनेक्ट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना था कि अभी तक कोई लॉ नहीं है, इसलिए हम 3 मेंबर का ये कमेटी अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी ओर एक दूसरे मेंबर हैं जगदीप चोक्कर। ठीक है, ये एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म हैं, उनके फाउंडिंग मेंबर हैं। इनका क्या कहना है देखते हैं। राइट टू वोट इज ए फंडामेंटल राइट इफेक्चुएटेड बाय इलेक्शन कमीशन, यानी इलेक्शन कमीशन ही है जो डेमोक्रेसी और राइट टू वोट के फंडामेंटल राइट को इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, इसके थ्रू, अपने इलेक्शन के थ्रू, इलेक्शन का जो रूल है उसके थ्रू ये डेमोक्रेसी और राइट टू वोट को बनाए रखता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन हैज टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तभी है इलेक्शन को फ्री एंड फेयरली कंडक्ट कर सकता है। While the bill as proposed follows the latter, only the latter but not the spirit. इन जगदीप चौकर सर का ये कहना है कि सिर्फ लेटर को फॉलो करता है, यानी इन्होंने लॉ तो इनेक्ट कर दिया है, लेकिन दूसरी ओर कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी कुछ ऐसा भी कहा गया है कि ये एग्जीक्यूटिव से क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। लेकिन इसमें प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन इन दोनों के इंक्लूड होने से इसमें क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव का रोल बढ़ जाएगा। ठीक है, और इन्होंने फिर यही कहा है ओपी रावत सर ने, फ्रॉम द सेम सिस्टम दैट वी हैड सुकुमार सेन जो क्या है अपने पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, वो भी इसी तरीके से जो फिलहाल इस अभी जो लॉ बना है, लॉ इनेक्ट किया है, इससे पहले जो सिस्टम था उसी के थ्रू ऐसे
अच्छे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी उसी सिस्टम के द्वारा इनेक्ट किए गए हैं, तो इसमें एग्जीक्यूटिव के रोल का कोई मायने नहीं रखता। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ये बताया कि कैसे इन्होंने अपने इंडिपेंडेंस के बाद अच्छे से इलेक्शन को कंडक्ट किया था एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा। सेशन वाज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ द सेम सिस्टम। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जैसे जगदीप चोकर सर हैं, उन्होंने क्या कहा है कि कई इंस्टांसेस, कई किसी ऐसे भी हुआ जहाँ पे इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट को क्वेश्चनेबल कहा गया। जैसे अशोक लवासा सर हैं, उनको क्या कर दिया गया था, आपको थोड़े दिन पहले न्यूज में थे, इनको रिजाइन, मतलब रिजाइन इन्होंने दिया या इनको दिलवाया गया था किसी प्रेशर के द्वारा। ये भी एक इश्यू था इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग में। ठीक है, ये दोस्तों, इसके आप कुछ पॉइंट्स अपने मेन आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है इंडिया एंड द नॉर्दर्न सी रूट, इट्स सिग्निफिकेंस एंड व्हाई इंडिया इन्वॉल्व इन मरमांस्क कार्गो ट्रैफिक। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पहले आप ये एक मैप देख लीजिए, ये नॉर्दर्न सी रूट का मैप है। यहाँ पे ये है पोर्ट, मरमांस्क का जो पोर्ट है, यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ डाटा है जो आप स्टडी करेंगे। ठीक है, और ये जो ये डार्क लाइन जिस पे मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या है, नॉर्दर्न सी रूट। ठीक है दोस्तों, ये एक अल्टरनेटिव है कहाँ का, सुएज कैनाल का अल्टरनेटिव है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। मरमंस्क की जो पोर्ट है, वहाँ पे राइजिंग ट्रेंड देखा गया है, इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन कार्गो ट्रैफिक है, वहाँ पे इंडियन शिप या इंडियन गुड्स या कमोडिटीज का क्या देखा गया, राइजिंग ट्रेंड देखा गया। ठीक है, अब दोस्तों पढ़ते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्दर्न सी रूट और आर्कटिक रीजन का बात के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं। वल्नरेबिलिटी ऑफ आर्कटिक रीजन, सबसे पहले इश्यू ये है कि आर्कटिक रीजन एक वल्नरेबल रीजन है। ठीक है, और इसके कारण जो भी इम्पैक्ट होगा इसका, वो भारत पे कहाँ पे होगा, इम्पैक्ट ऑन इंडिया इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। यहाँ यदि वहाँ पे क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ इश्यू आते हैं, तो उसका इफेक्ट भारत पे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत के इकोनॉमिक, वाटर, सस्टेनेबिलिटी पे इफेक्ट जाएगा। ठीक है, रीजन आल्सो कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट अनएक्सप्लोर्ड प्रोस्पेक्टिव एरिया फॉर हाइड्रोकार्बन। और एक उम्मीद या आप कह सकते हैं कि अनुमान ये भी लगाया गया है, जैसे आगे डाटा में दिया गया है कि 40% जो धरती के टोटल ग्लोबल रिजर्व फॉर ऑयल एंड गैस, वो एक्सपेक्टेड है कि 40% ग्लोबल रिजर्व इसी आर्कटिक रीजन में, ऐसा सिर्फ अनुमान है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भारत ने 2022 में आर्कटिक पॉलिसी जारी की थी, जो यूएन सस्टेनेबल गोल के अकॉर्डिंग है। एंड आगे देखते हैं, हाउ ओल्ड इज इंडिया एंगेजमेंट विद आर्कटिक में भारत की एंगेजमेंट इतनी पुरानी, यानी भारत कब से आर्कटिक में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। भारत इसमें स्वालबार्ड ट्रीटी हुई थी 1920 में पेरिस में, उसी टाइम से भारत इसमें साइंटिफिक स्टडी कर रहा है। और इससे रिलेटेड जैसे भारत ने अभी आपने देखा कि 2022 में आर्कटिक पॉलिसी जारी की थी। इसके अलावा 2008 में इमादरी जो स्टेशन है, जो रिसर्च स्टेशन है, वो स्वालबार्ड में भारत ने इस्टेब्लिश किया था। और इसके अलावा मल्टी सेंसर मोरे ऑब्जर्वेटरी एंड नॉर्दर्न मोस्ट एटमॉस्फेयर लेबोरेटरी 2014 और 16 में ये भी स्टैब्लिश की गई थी भारत के द्वारा। आप 3 पॉइंट याद कर सकते हैं। 2008 में क्या की थी, हिमाद्री रिसर्च ऑब्जर्वेटरी, उसके अलावा मल्टी सेंसर ऑब्जर्वेटरी एंड नॉर्दर्न मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी। ये कब की गई थी, 2014 और 2016 में। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसके अलावा भारत ने अभी तक कितने किए हैं, 13 एक्सपेडिशन किए हैं, सक्सेसफुल एक्सपेडिशन आर्कटिक में। ठीक है, और 2013 में भारत क्या किया था, ऑब्जर्वर मेंबर बन गया था इसका, आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर मेंबर कब बना था भारत, 2013 में। इसके साथ दोस्तों चाइना भी इसी टाइम पे ऑब्जर्वर मेंबर बना था। और इसके मेंबर जो हैं, जैसे ये आर्कटिक रीजन है, तो इसके चारों तरफ के जो मेंबर जो इसके साथ कंट्री बॉर्डर लगाते हैं वो इसके मेंबर हैं। लेकिन जैसे भारत और चाइना इसके साथ बॉर्डर नहीं लगाते, तो इनको 2013 में ऑब्जर्वर मेंबर का स्टेटस दिया गया था। इसके अलावा आप दोबारा ये याद कर सकते हैं कि 2008 में क्या किया था, 2014 में क्या किया था, 2016 में किया था, और एक 2013 में ऑब्जर्वर मेंबर।
2008 में इमादरी ऑब्जर्वेटरी, 2014 में मल्टी सेंसर ऑब्जर्वेटरी, और इसमें 2016 में क्या किया था, नॉर्दर्न मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी। इनको आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। आर्कटिक से रिलेटेड क्वेश्चन साल 2 साल 3 साल में जरूर आता है, वहां फिर आगे यही पूछते हैं। आगे देखते हैं, व्हाट इज नॉर्दर्न सी रूट। इसमें बताया कि नॉर्दर्न सी रूट क्या है। ये शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट फॉर फ्लाइट ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन यूरोप एंड कंट्रीज ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन और यूरोप। मान लीजिए यहाँ यूरोप है और यहाँ एशिया पैसिफिक से रिलेटेड जो कंट्रीज हैं, इनके बीच में गुड्स के ट्रांसफर के लिए इधर से उधर ले जाने के लिए ये जो है आर्कटिक रीजन ये एक रूट प्रोवाइड करता है शॉर्टेस्ट। इसके अलावा नहीं तो भारत या दूसरे देशों को नीचे से होकर जाना पड़ता है यूरोप के साथ ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड जैसे आप मैप में इनको लोकेट कर सकते हैं, बेरेंट सी, कारा सी एंड एंड्स इन बेरिंग स्टेट। ये बेरिंग स्टेट इधर है, ठीक है। और बेरेंट सी, कारा सी और बेरेंट सी ये इस साइड है यूरोपी साइड, और ऐसे रूट में मिलके ये बेरिंग स्टेट एशिया पैसिफिक रीजन में आ जाएगा, ठीक है। ऊपर से जैसे आप माइंड में इसमें जब मैप में देखेंगे ना आप, तो यहाँ मिलेंगे बेरेंट सी, कारा सी, और इस साइड मिलेंगे अपने को बेरिंग स्टेट, ठीक है दोस्तों। और इससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 50% डिस्टेंस कम हो जाएगी। किस रूट से, सुएज कैनाल और पनामा रूट से जो करंटली ट्रेड करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके द्वारा जो डिस्टेंस तय की गई है और फिलहाल जो डिस्टेंस करते हैं उनसे 50% डिस्टेंस कम होने का अनुमान है। और एक इशू ये भी आता है कि सुएज कैनाल जो 2021 में ब्लॉक हो गई थी, ऐसे इशू को अगर आर्कटिक रीजन अच्छे से काम करता है तो ऐसे इशू को अच्छे से टैकल किया जा सकता है। और इस दिशा में रशिया ने क्या किया है, एक आइस ब्रेकर फ्लीट की सहायता से रशिया जो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये पहला ही कंट्री है जिसके पास ये न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर फ्लीट है। अकेला ही कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर फ्लीट है, ये नॉर्दर्न सी रूट को ओपन करने में लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और आप देख रहे हैं कि जैसे 2018 से 2022 के बीच में ग्रोथ हुई थी 73% इसमें ट्रेड में। कार्गो टैरिफ है जो नॉर्दर्न सी रीजन में जो कार्गो टैरिफ है उसमें 73% इजाफा हुआ है कार्गो टैरिफ में नॉर्दर्न सी रीजन में, ठीक है। और ये बताया गया ड्राइविंग फैक्टर फॉर इंडियाज पार्टिसिपेट इन नॉर्दर्न सी रूट डेवलपमेंट। भारत मतलब क्या फैक्टर है जिसके कारण भारत नॉर्दर्न सी रूट में हिस्सा ले रहा है। सबसे पहला फैक्टर है कार्गो टैरिफ इंक्रीज हो रहा है 73%। और अगला रीजन है ज्योग्राफिक रीजन। भारत को जैसे भारत अपनी पोजीशन के कारण चारों तरफ क्या है, समुद्र है। भारत को ऑयल एंड गैस क्या करनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है बाहर के देशों से। तो इसकी मैरीटाइम बाउंड्री के कारण, ज्योग्राफिक बाउंड्री के कारण भारत क्या करता है, नॉर्दर्न सी रूट पे डिपेंड करता है, सी रूट पे ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा 2019 में चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था। इसका उद्देश्य भी यही है कि भारत के साथ मैरीटाइम ट्रेड में एंगेजमेंट की आगे बढ़ाया जाए, ठीक है दोस्तों। और इसके द्वारा 12 दिन की कमी लाई जा सकती है, विल ब्रिंग डाउन ट्रांसपोर्टेशन टाइम टू 12 डेज। यानी सिर्फ 12 दिन में ही भारत के चेन्नई और व्लादिवोस्टोक के बीच की डिस्टेंस सिर्फ 12 दिन में पूरी की जा सकती है। जो क्या है, अभी ये डिस्टेंस कितनी है, 10,500 किलोमीटर है। और अगर आपने दूसरा सेंट पीटर्सबर्ग मुंबई रूट का फॉलो करते हैं, यानी मुंबई भारत के किस साइड है, मुंबई भारत के इस साइड है और चेन्नई का रूट इस साइड से हो जाएगा, इस साइड से व्लादिवोस्टोक और सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ से जाएं या रेड सी के थ्रू इस रूट से जाएं तो वो एरिया कितना पड़ता है, 16,000 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन अगर ये चेन्नई व्लादिवोस्टोक ये रूट फॉलो करते हैं तो 10,500 किलोमीटर की डिस्टेंस यानी दूरी में कमी आ जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है means used must be inconsistent with the ends achieved, CGI on dissolution of article 370। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने एक टिप्पणी की है कि यदि हम किसी एंड को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मीन यूज किया गया है वो भी सही होना चाहिए। यानी वो इनकंसिस्टेंट ये नहीं कि हम मीन्स गलत यूज कर रहे हैं कोई अच्छा एंड प्राप्त करने के लिए, यानी किसी अच्छे कार्य के लिए यदि हम रास्ता गलत चुनते हैं तो सीजीआई ने उस पर टिप्पणी की है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
ये इन्होंने आर्टिकल 370 के डिसोल्यूशन के लिए कहा है कि उनका रास्ता ठीक होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसके लिए निर्धारित की गई है, उस पे ये चर्चाएं चल रही है, तो उससे रिलेटेड कुछ इश्यू था। यू कैन नॉट पोस्टुलेट ए सिचुएशन दैट एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों हमने पहले पढ़ा था 6 मोर मेंबर्स एडेड इन द ग्रुप ऑफ ब्रिक्स नेशन। तो इसमें एक इश्यू है कि ईरान, भारत इसमें क्या बनाया हुआ है, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। कैसे दोस्तों, जैसे ईरान और रशिया, ये दोनों ऐसे कंट्री है जिनके ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं, किसने, यूएसए ने। और भारत ब्रिक्स नेशन के द्वारा, जैसे ब्रिक्स में ये भी ऐड हो गया है, इसके अलावा एससीओ में भी ईरान ऐड हो गया है और रशिया ऐड हो गया है। दोनों इसमें ऐड हैं, ब्रिक्स और एससीओ में, दोनों में ईरान और रशिया ऐड हैं। तो भारत इसके द्वारा अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए हुए है। लेकिन एक मुद्दा ये भी है कि जो भी 6 कंट्री है जो अभी ऐड हुए हैं ब्रिक्स नेशन में, ये 6 कंट्री क्या है, क्लोज इकोनॉमिक टाइज विद चाइना। ये एक इशू हो सकता है, हमें मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, consequences for expansion of ब्रिक्स। इसमें आप पॉजिटिव लिख सकते हैं, नेगेटिव लिख सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी वगैरह वगैरह लिख सकते हैं। नेगेटिव में चाइना फैक्ट्री हो जाएगा, क्योंकि ये जो 6 कंट्री ऐड किए गए हैं, इनके क्लोज टाई है किसके साथ, चाइना के साथ। ठीक है, और ये ऐसा अनुमान है कि चाइना ने जैसे अब एक डील ब्रोकर करवाई थी किसी के बीच में, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनके बीच में, सऊदी, ईरान, यूएई, इनके बीच में जो अभी डील ब्रोकर करवाई थी चाइना ने, उसके कारण ये लग रहा है कि चाइना ही एक फैक्टर है इनके ऐड होने के कारण, जो भारत को आगे यूएन रिफॉर्म्स और ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करने में बात की। लेकिन एक मुद्दा ये भी है कि जैसे ब्रिक्स के एक्सपेंशन के कारण यूएन रिफॉर्म और इसमें ग्लोबल साउथ के और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को अपनी सीट पक्की करने के लिए ऐसे लाइक माइंडेड कंट्री की जरूरत पड़ेगी, और ये ब्रिक्स नेशन के एक्सपेंशन से उसमें मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे ये अगला टॉपिक है, पुतिन ऑफर्स कंडोलेंस एज प्लेन क्रैश किल्स वैगनर बॉस। प्रिगोजिन, आपको पता है कल ये न्यूज आई थी कि प्रिगोजिन की एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। और जैसे इतने हास्यास्पद सिचुएशन ये है कि पुतिन क्या कर रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं उनकी डेथ पे। लेकिन सबको पता है कि प्रिगोजिन की डेथ कैसे हुई होगी। ये पहले ही एक्सपेक्टेड था कि इनकी मौत काफी पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन काफी लेट हो गए। इसके ऊपर एलन मस्क ने अपना कुछ ट्वीट भी किया था हास्यास्पद इसके रिलेटेड। और दोस्तों अगला टॉपिक ये है कि विवेक रामास्वामी साइंस इन जीओपी प्राइमरी डिबेट्स। विवेक रामास्वामी एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है जो रिपब्लिकन्स की ओर से प्रेसिडेंट कैंडिडेट की रेस में खड़े हुए हैं ट्रंप के साथ। यानी ट्रंप या विवेक रामास्वामी, इनमें से एक रिपब्लिकन की ओर से क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट की रेस में अपना नॉमिनेशन करेगा। और दूसरी न्यूज ये है कि ट्रंप को अरेस्ट कर दिया गया, और कल मैंने बताया था कि उनको एक जेल में ले जाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चाइना सेज इट विल बैक ढाका अगेंस्ट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। देखिए दोस्तों, चाइना क्या कह रहा है कि ये बांग्लादेश की हेल्प करेगा किसमें, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को टैकल करने में। जो खुद इंटरफेरेंस कर रहा है चाइना बांग्लादेश के अंदर जो इंटरफेरेंस कर रहा है, और ये खुद कह रहा है कि ये एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को क्या करेंगे, टैकल करेंगे। ये इन्होंने कहा है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा है। ये भी ब्रिक्स की जो समिट हो रही है वहां भी बांग्लादेश को भी इनवाइट किया गया था, तो उसमें इन दोनों की, चाइना और बांग्लादेश, इन दोनों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, उसमें शी जिनपिंग ने ये बात कही है। ठीक है दोस्तों, और एक न्यूज ये है कि जापान ने जो फुकुशिमा दाइची जो न्यूक्लियर हादसा हुआ था 2011 में, उससे रिलेटेड जो वाटर था जो स्टोर किया गया था, ठीक है, उसको धीरे धीरे अब क्या कर दिया है, पैसिफिक ओशन में रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके कारण चाइना
चाइना ने बैन ऑल सी फूड इम्पोर्ट फ्रॉम द नेबर। चाइना ने अपने जो पैसिफिक नेशन या उससे जापान के जो नेबर हैं कंट्रीज, उनसे क्या कर दिया है, सी फूड को इम्पोर्ट करना बैन कर दिया है। उनको ऐसा लगता है कि इस फूड में यूरेनियम या किसी प्रकार का कंटेमिनेशन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक था। आगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ हैं जो यूपीएससी में इतना नहीं है, तो यहीं पे हम क्या करते हैं, आज की क्लास का एंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, बाय।